निश्चित रूप से राजस्थान को आगे बढ़ने की दृष्टि से अगर केंद्र की मदद मिलती है तो राजस्थान को बहुत सहूलियत मिलती है। और मैं सोचता हूँ ये पहली बार है जब केंद्र और राजस्थान एक ही पार्टी की सरकार होने के कारण से उम्मीदें भी बढ़ी है, तो उनका आश्वासन और उनका विश्वास भी बढ़ा है। तो ये राजस्थान के लिए एक अच्छा स्वर्णिम अवसर है। देखिए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी राष्ट्रीय लॉन्चिंग का काम राजस्थान की धरती से करते हो। ये राजस्थान के किसान के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास कि राजस्थान के पूरे प्रदेश को समझने का उनको मौका मिला है। चर्चा में वेयर से हमारे साथ डब्बू सैनी जी जुड़े हैं। बताइए आपकी क्या राय है किसान को लेकर। डब्बू जी, अपना टीवी का वॉल्यूम कम करके अपनी राय देंगे आप। हाँ जी, तो अपनी राय देना चाहता हूँ कि मोदी जी ने जो ये कार्ड दिया है, इससे क्या किसानों के लिए खाद या बिजली मिल सकता है क्या सर, या इनकी किसानों की समस्याएं पूरी हो सकती है क्या? सवाल आपका बेहद खास है। और बीजेपी से हमारे साथ पंकज जी यही जानना चाहते हैं। पहली बुनियादी जो मांग है वो पानी की है, फिर खाद की है और फिर बिजली की है। वो चीजें नहीं मिली तो फिर खाली मिट्टी की जांच से क्या फायदा मिलेगा, जानना चाह रहे हैं। क्योंकि यूरिया का आपने जिक्र किया था और यूरिया की जो मांग है, वो जो आंकड़े हमारे पास में है, 2015 में 9000 मीट्रिक टन की मांग थी और 3000 के करीब आपने ये मुहैया कराया, करीब 4,500 मीट्रिक टन आप मुहैया करा पाए। आधा भी यूरिया नहीं मिला राजस्थान को। देखिए, यूरिया के लिए बीच में एक छोटे से समय के लिए किल्लत आई थी, पर जो आज हमारी डिबेट है ज़मीन के परीक्षण को लेके, मैं उसके बारे में एक बार अभी जो किसान का है उनको भी जवाब देना चाहूँगा। ज़मीन का परीक्षण होगा तो हमको पता लगेगा कि हमारी ज़मीन में क्या कौन से पोषक तत्वों की कमी है। वैर की ज़मीन एक अलग प्रकार की है, सूरतगढ़ की ज़मीन एक अलग प्रकार की है, जयपुर के चोमू की एक ज़मीन एक अलग प्रकार की है। उसका परीक्षण इतने बड़े स्तर पे होने से हमको ये पता चल पाएगा कि हमारे खेत में हमको यूरिया ज़्यादा डालने की ज़रूरत है या म्यूरेट ऑफ पोटाश ज़्यादा डालने की ज़रूरत है या जिंक डालने की ज़रूरत है। ये पहली आवश्यकता है, इसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का आज ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है कि उन्होंने ज़मीन के भूमि का मृदा परीक्षण का जो कार्यक्रम आज राजस्थान से शुरू किया है। इससे जाहिर हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए राजस्थान अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ हमको सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करना है। ये आज का जो कार्यक्रम बिल्कुल वही उसी प्रधानमंत्री जी की उसी चिंता का हम जिक्र कर रहे हैं और उसी चिंता में शामिल था पानी। इसलिए हमारा फोकस आज इस डिबेट में पानी है कि वो प्रधानमंत्री जी पानी कहाँ से लेके आएंगे। बद्री नारायण शर्मा जी, आपके पास में आएंगे। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज जो कुछ भी कहा उसमें कहीं इस बारी में प्लानिंग थी कि पानी को लेकर कोई बात की उन्होंने? मेरा निवेदन यही है कि जब पानी नहीं रहेगा किसान के पास तो परीक्षण कहाँ कराएगा। और जो परीक्षण की कार्य प्रणाली थी वो तो सारी प्रयोगशाला पहले बनाई हुई है। किसान के पास ग्राम सेवक मौजूद था, किसान इतना सक्षम है राजस्थान का, परीक्षण कराने के लिए तैयार था। पहले भी हम खुद किसान हैं, परीक्षण हमारा दुर्गापुरा जैसे जयपुर का लैब है उसमें परीक्षण हम कराते। तो आप इसको उपलब्धि मत मानिए, उपलब्धि तो आप गिनाइए, उसकी शुरुआत करिए। पानी ला के राजस्थान में जो बंजर जमीन पड़ी हुई है, मरुस्थल पड़ा हुआ, अपना पूरा मरु प्रदेश बना हुआ है जहां पानी की आवश्यकता है। पानी की आवश्यकता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बात भी कही क्या, जब पाकिस्तान आपसे पेनल्टी ले रहा है, हमारा हिंदुस्तान का पानी पाकिस्तान जा रहा है, और बात करते थे आप चुनाव में नदी योजना जोड़ने की। वो नदी योजना मैं पूछना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय वसुंधरा जी से कि आप जनता को गुमराह करके वोट ले गए, लेकिन जनता की योजना तो बनाइए। ये खाली कार्ड बांटने से और ये डमडमे पीटने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही करते करते आपके 5 साल निकल जाएंगे, फिर कहेंगे वोट आने के टाइम पे हमने वो कर दिया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं किया। वो बिल्कुल एक बड़ा सवाल है। प्रकाश चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक दर्शक। बताइए प्रकाश जी, आपका क्या कहना है? मेरा यह कहना है कि एक हमारे क्षेत्र की समस्या है कि वैर में होकर बाणगंगा नदी निकलती है जी। तो उससे बाणगंगा नदी में 17 साल हो चुके हैं, 17 साल से अब तक पानी नहीं आया है जी। तो सरकार जैसे योजनाएं बनाती है कि नदियों को नदियों से जोड़ने की, लेकिन जो भी नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जाती है उन नीतियों को अगर सही तरीका से अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता तो समृद्धि कैसे लाई जा सकती है। शुक्रिया आपके इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि नदियों को जोड़ने की बात होती है लेकिन योजनाओं पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। बद्री जाट साहब, आपके पास में आएंगे। एक बड़ा सवाल ये भी है, चाहे सरकार किसी की रही हो, क्योंकि पूर्व कार्यकाल का जिक्र हम वसुंधरा राजे का करते हैं तो अशोक गहलोत पर भी बात करना जरूरी है। क्यों ये समस्या ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में पनपी हो। नर्मदा के लिए पानी का इंतजार, पंजाब के साथ में जल जो विवाद रहे वो समस्याएं तब भी थी जब कांग्रेस का राज रहा हो।
लेकिन दोनों सरकारों की मंशा पर बात की जानी चाहिए। आपको लगता है कहीं राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर यह स्थिति स्पष्ट है? राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कृषि के लिए केवल 1% बजट है और उसका भी 90 पैसा केवल वेतन पर खर्च हो रहा है। 10 नए पैसे से विकास के इतने सारे वादे और ये अपेक्षाएं कैसे पूरी हो सकती है? बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कहीं फर्क लगता है किसान को लेकर नीतियों में आपको? आने वाले बजट से पता पड़ जाएगा कि ये सरकार कितनी जागरूक है, क्या किसान को खेती को बजट बढ़ाती है। सही मायने में प्रावधान है नहीं, केवल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो आती है, केंद्र सरकार की योजना आती है, उनका बजट यूटिलाइजेशन अभी इस समय फरवरी तक का महीना चल रहा है, अभी भी लेस देन 50% बजट यूटिलाइज हुआ है। अब क्या ये मार्च के महीने में बाकी कर लेंगे? यही हाल है। योजनाबद्ध ढंग से त्रैमासिक उपयोग बजट का होना चाहिए और बजट 70% जनता के लिए, खेती जो 60-65% रोजगार दे रही है उसके लिए 1% बजट पर्याप्त है। ईमानदार चेष्टा नहीं है। दोनों सरकारों ने जो किया वो ठीक नहीं है। इस सरकार के पास मौका है। आपकी भी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं धर्मेंद्र राठौड़ जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसान की हालत आज बिगड़ी है, ये हालत हम बिगड़ती देखते आ रहे हैं और गहलोत साहब 5 साल राज करके गए, स्थिति में कहाँ सुधार है? कहीं नहीं। 5 साल जो राज करके दिया उस सरकार में किसानों के लिए जो काम हुए बहुत बड़े काम हुए। सबसे बड़ा काम मैं बताऊं, आप करें, हमारी यूपीए सरकार थी तब भी 72,000 करोड़ का कर्जा किसानों का हमारी यूपीए सरकार ने माफ किया, बहुत बड़ा काम था। मैंने कहा कि बिजली का बिल पूरे 5 साल हमने 1 रुपया नहीं बढ़ाया बिजली का बिल, जो कृषि भूमि पे बढ़ाना चाहिए था। 150 रुपये हमने सपोर्ट प्राइस किसान को सपोर्ट किया, 150 रुपये प्रति क्विंटल हमने टाइम पर पेमेंट, किसान का खरीद जो है टाइम पर हमने खरीदा। पंकज जी कह रहे हैं ये सब चीजें आज भी हो रही है। किसान के लिए कर्ज की बात कर रहे हैं, किसान के लिए बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली 24 घंटे देने की बात करते हैं, तो हमने अपने घोषणा पत्र में बात की है। पंकज जी के कहने से मेरे कहने मत जाइए, आंकड़े जो बिजली का उत्पादन हमने किया, जो किसान को बिजली के लिए बहुत जरूरत है, वो बिजली का उत्पादन हमारे टाइम में क्या हुआ, आंकड़े आपके पास में। इनके टाइम में पहले जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही, कितनी बिजली का उत्पादन किया, वो आंकड़े आपके सामने है। मतलब हमने कोई 7,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है पिछले दिनों में। और अब भी जितना किसान के प्रति हम अवेक हैं, जागरूक हैं, हमने सब्सिडी, डिगी निर्माण में सब्सिडी दी, हमने सोलर पंप में, स्प्रिंकलर में सब्सिडी दी पूरे 5 साल किसानों के लिए। और देश में भारत के राष्ट्रपति जी ने भी हमको पुरस्कार दिया, हमारे कृषि मंत्री जी स्वर्गीय हरजीराम जी बुर्डक साहब वहां जाके राष्ट्रपति भवन में जाके पुरस्कार भी लेके आए। तो 5 साल किसानों के लिए हमने। पंकज जी फिर क्या समझे इसको, सिर्फ सोइल हेल्थ कार्ड के जरिए आप वाहवाही बटोरना चाहते हैं, जबकि तस्वीर दूसरी भी आपके सामने है, कांग्रेस ने कितना काम किया? मैं एक बार धर्मेंद्र जी की बात को कहना चाहूँगा। धर्मेंद्र जी जितनी अपनी उपलब्धियाँ गिना रहे हैं, देखिए हमारा राजस्थान जो है सीधा सीधा किसानों का देश है, गाँव में बसने वाला देश है। और अगर इन्होंने इतना कुछ किया होता तो क्यों ये सीधे 21 पे आके टिक जाते, 22 पे आके टिक जाते। वास्तविकता ये है कि पूरे 5 साल जब कांग्रेस का शासन था, माननीय गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, बिजली का मैनेजमेंट इतना खराब रहा कि ये कहने को तो कहते थे कि हम 7 घंटा बिजली दे रहे हैं, पर वास्तविकता में 3.5 घंटे बिजली मिला करती थी। और जो ये कह रहे हैं कि हम हमने बिल में एक पैसा नहीं बढ़ने दिया, इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजली विभाग को लेकर इतना खराब था तो उसकी स्थिति ये हुई कि जो जब 2008 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार का जो ख़त्म हुई थी, उसके बाद में और अब उस 5 साल के दौरान इनका कर्जा इतना बढ़ गया कि बिजली विभाग बिल्कुल बंद होने की प्राइस की बात कर रहे हैं, क्योंकि भीमाराम जी माली जसोल से हमारे साथ हैं, उनके साथ बात करूंगा। उससे पहले सपोर्ट प्राइस पर भी मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगा। समर्थन मूल्य किसानों का आज भी आरोप है, अलग अलग हिस्सों से खबरें मिलती है कि उनकी उपज मंडियों में पड़ी है लेकिन सही वाजिब कीमत नहीं मिल रही। देखिए सपोर्ट प्राइस के लिए मैं बताना चाहूँगा, धर्मेंद्र जी आंकड़े बड़े अच्छे पेश कर रहे हैं। 2 साल पुराने सरसों के और जो चने के पेमेंट अभी तक भी किसानों को नहीं हुए। लोग किसान 2-2 साल पुराने पेमेंट को लेकर परेशान है। अब जाके हमारी सरकार के समय जब ये सारी विषय सामने आए तो किसानों के पेमेंट होने लगे हैं। तो किसानों के बारे में माननीय गहलोत सरकार का या कांग्रेस की नीति हमेशा किसान विरोधी रही है। केवल ये किसान को भोला वाला समझ के बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं और उसी का परिणाम है कि आज देश में कांग्रेस गायब हो रही है। अब ये भी जान लेते हैं, भीमाराम जी हैं जैसलमेर के जसोल से हमारे साथ हैं। बताइए सर, आपका क्या कहना है? हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये मेरा निवेदन था जी, आज यूरिया के लिए इतना हाहाकार मचा हुआ है, तो पंकज जी से मेरा सवाल है। जी हेलो जी जी सुन पा रहे हैं आपको सर। आप पंकज जी से मेरा विशेष सवाल है, यूरिया के लिए इतना हाहाकार मचा हुआ है, तो इनके जैविक खेती के बारे में तो इनको विशेष सब्सिडी देके किसानों को जैविक खाद के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है जाए, तो फिर इतना यूरिया की मांग कम हो जाएगी और जहरीली खेती कम हो जाएगी। दूसरा सवाल था
जी किसानों का जो समर्थन मूल्य है जी किसानों की लागत मूल्य से कई गुना कम आय हो रही है। तो किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए सरकार कोई ऐसी योजना बनाएगी जैसे इंडस्ट्रीज के लिए वगैरह ऐसे विशेष सब्सिडी वगैरह देती है। शुक्रिया भीमाराम जी। चलिए ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो पंकज जी से इस बारे में जो आपकी चिंता है उस पर बात करेंगे। फिलहाल ब्रेक का वक्त है, छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत वापसी आखिरी दौर में। किसान की खुशहाली का रास्ता कहां से निकल सकता है? क्या सरकारी नीतियों के दम पर किसानों की समृद्धि बढ़ी है? आज हमारा सवाल था, दर्शकों की राय मिली। महज 27% लोग मानते हैं कि सरकारी नीतियां किसान की समृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जबकि 73% एक बड़ी राय है जो मानते हैं कि किसान की समृद्धि के पीछे सरकार और नीतियों का कहीं रोल नजर नहीं आता। ऐसे में भीमाराम जी के सवाल के साथ में मैं पंकज जी सबसे पहले आपके पास में आता हूँ। जहरीली खेती को कैसे रोका जाए, क्योंकि एक बड़ा सवाल है और पानी का से जुड़ा सवाल भी आ जाता है। अगर पानी बेहतर होगा तो फिर खाद की ज़रूरत भी कम होगी। दूसरी, लागत कम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि संसाधन किसान को सरकार की तरफ से नहीं मिलते और पानी उसमें एक बड़ा रोल है। कुओं की बात की जाए, कुओं के पानी से आज जो हालत हो गई है खेती की, गेहूँ की बालियाँ तक नहीं फूट पा रही, क्योंकि कुएँ के पानी के साथ में केमिकल भी है, कुछ कह सकते हैं अपशिष्ट भी है। मैं सबसे पहले तो आज जो हमारे साथ जो टेलीकॉलर के किसान जुड़े, भीमाराम जी, उससे पहले राजेंद्र कुंभत जी और उससे पहले प्रकाश चंद जी, मैं तीनों की बहुत हृदय से तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने जो हमारे राजस्थान की खेती का एक मर्म है उसको समझने की कोशिश की। हमारे राजस्थान की खेती का एक दुर्भाग्य ये है कि हम कांग्रेस की जो पिछले 60 साल की नीतियाँ थी उसके कारण से हमने इसको पूरी तरह से खेती को उर्वरक और पेस्टिसाइड्स के ऊपर निर्भर कर दिया और उसी का परिणाम है कि हमारी ज़मीन की उर्वरता ख़त्म होती जा रही है। और आज हमारे साथ जुड़े टेलीफोन से जुड़े तीनों किसान ने जैविक खेती विषय को मुख्य रूप से लिया। अब मैं जैविक खेती के बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। 2003 से 8 की जो हमारी भाजपा की सरकार रही थी उसमें हमने जैविक खेती पहली बार हमने सरकार के स्तर पे इस बारे में बातचीत करनी शुरू करी। हालांकि पर्याप्त हम समय पे उसको बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए, परंतु जब से हमारी 2013 में ये सरकार आई हमने फिर जैविक खेती विषय पे थोड़ा काम करना शुरू किया है और निश्चित रूप से अगले 4 साल के अंदर जैविक खेती के ऊपर आपको इतना काम मिलेगा शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा। दूसरी बात, समर्थन मूल्य और लागत मूल्य, ये विषय अभी भीमाराम जी ने उठाया। भीमाराम जी इस बात के लिए निश्चित प्रशंसा के काबिल हैं। किसानों की आज की तारीख में किसान ये जोड़ ही नहीं पा रहा कि जो हमको समर्थन मूल्य मिलता है और वो लागत मूल्य से काफ़ी कम होता है। चलिए धर्मेंद्र राठौड़ जी आपके पास में आऊंगा। समृद्धि के और नीतियों को दोनों को लेकर बात थी। किसानों को समृद्ध सरकारी नीतियों से कैसे बनाया जा सकता है, सरकार के लिए कोई सुझाव? वैसे तो साहब ये ऑल ओवर जो ऐसा सवाल है कि सरकारों को और जनता को, ये बहुत बड़ा किसान का एग्जिस्टेंस का सवाल आ गया है कि लोगों की, किसानों की राय से किसानों के लिए नीतियाँ बने। किसानों की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें भागीदारी जो मैक्सिमम किसानों की हो। और जब आज के वैसे ये जो किसानों की जो समस्याएं बढ़ी हैं, जैसे पानी की समस्या है, चाहे मिट्टी में जो उसकी उर्वरा क्षमता खत्म होने की या बंजर होने की स्थिति आ रही है, वैसे तो ये पूरी ऑल ओवर आप दुनिया पर नज़र डालेंगे तो ये ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेट, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, और उससे पानी, मिट्टी, यानी इंसान की जो माइंडसेट है, इंसान का जो अधिक धन कमाना, जो एक इंसान का जो वो बन गया, माइंडसेट बन गया, उस धन कमाने के चक्कर में वो किसान भी ऐसी खेती करना चाहता है जो कम से कम समय में उत्पादन हो जाए। और कई तो जगह ऐसी हो रही है कि मिलावट का आप देख रहे हो सब्जियों में, खेती में और में। तो ये सारा जो दोष है कि नेचर को बहुत ज़्यादा, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को, मैंने आपको कहा ना कि सरकार को किसानों से पूछ के, किसानों की से राय लेके, किसानों के ग्रुप्स में बात करके फिर उनके लिए नीति बनानी। बद्री नारायण शर्मा जी, सरकार के लिए क्या सुझाव है आपकी तरफ से? सरकार के लिए सुझाव ये है कि 1 बीघा के अंदर किसान की लागत क्या आ रही है, उसका मुनाफा कितना होना चाहिए, चाहे सब्जी का ले लो, चाहे आप धान का ले लो, चाहे और फसल का ले लो,
उसका जो प्रॉफिट हेयरिंग है, जैसे आज प्रोडक्शन करते हैं फैक्ट्री वाले, उनकी मार्केट, उनका खर्चा क्या है और वो कॉस्ट अपनी निर्धारित करता है। तो जब तक ये पूरा देश लेवल पे मार्केट प्राइस, ये उसकी लागत और खर्चे की और आमदनी की उसकी फिक्स रेट प्राइस उस किसान को बैठ के संतुष्ट नहीं करोगे आप बीघा प्रति बीघा के हिसाब से, तब तक किसान की दुर्दशा होती रहेगी हिंदुस्तान के अंदर। और ये सोच ना कांग्रेस की बनी ना बीजेपी की बनी जी। हम ये निवेदन करना चाहते हैं सरकार से कि पेवरली किसानों को बैठाओ, नेताओं को नहीं। जो होता है समीक्षाएं, बैठकें होती है, बजट से पहले किसानों को बैठाया जाता है सीएमओ में, वो सारा तरीका गलत है। आप जो पेवर किसान है गांवों से, पंचायत समिति स्तर से, पंचायत स्तर से, ब्लॉक स्तर से, जहां पैदावार नहीं है उसकी प्रॉब्लम क्या है किसान की, उसकी फर्टिलाइजर कैसे जमीन बढ़े, ये जब तक सोच नहीं बनेगी धरातल स्तर पे, तब तक सोइल हेल्थ कार्ड कभी कारगर साबित नहीं हो कार्ड सकता। बेईमानी है, मैं इसकी कोई उपयोगिता नहीं मानता हूं जी। किसान को लेके आप तक चलिए, नहीं फाइनल बैठोगे। कमेंट के लिए बद्री जाट साहब आपके पास में आऊंगा, आपसे भी सुझाव जानना चाहूंगा। पहली बात तो किसान आयोग का पद खाली पड़ा हुआ सरकार के पास जी, और उसके ऊपर किसी राजनीतिक नेता का पदस्थापन करने के बजाय जैसा सुझाव आ रहे हैं, कृषि से जुड़ा हुआ व्यक्ति उस पर आवे, किसानों की तरफ जिसमें हो वो उसके लिए सुझाव और काम तैयार करेगा। दूसरी बात, बीज ये किसान का अधिकार है, बीज पर कंपनियों का अधिकार, ये गलत तरीका है। आज 1-1 लाख रुपए पपीता का बीज आ रहा है, 60,000 रुपये किलो टमाटर का बीज आ रहा है, 40,000 रुपये किलो बैंगन का बीज आ रहा है। हजारों लाखों रुपए किलो किसान देगा, उसकी लागत और उसका मुनाफे की खेती कैसे करा पाओगे आप? इसलिए वर्षा जल का सदुपयोग हो, बीज किसान का अधिकार में हो, और किसान आयोग के अंदर किसान जैसा व्यक्ति, किसानों की चिंता करने वाला, ज्ञान रखने यहाँ वाला वाटर व्यक्ति हार्वेस्टिंग का बैठाया जाए। जिक्र आपने किया, जिसमें पिछली सरकार में काम हुआ, लेकिन आज बात हो सकती थी, मौका था, लेकिन उस पर भी शायद बात नहीं हुई। वाटर हार्वेस्टिंग में ड्रिप जो है ये पानी बचाने का बहुत बड़ा साधन हमारे यहाँ पर सिद्ध हुआ है, लेकिन उसका बजट में और अनुदान घटाना, उनके लिए प्रोविजन बढ़ाना चाहिए था उल्टा। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से नए नए टारगेट लेके आती है। ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस 30 लाख का एक बनता है, 2 लाख रुपए खर्च करके 2 साल पुराने ग्रीन हाउस पे एक कपड़ा लगा दें तो वो संख्या बढ़ा सकता है। वो तो लोहे के जंजाल खड़े हुए हैं और नए नए टारगेट पूरे करने के लिए नए नए ग्रीन हाउस लगाए जा रहे हैं। पुराने की टेक्नोलॉजी, पुराने के लिए रिपेयरिंग, पुराने के लिए और कंपनी की ओर से कोई सुविधा सरकार की ओर से और ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, मेरा और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। राजा हसन की आवाज में एक राजस्थानी गीत के साथ आपको छोड़ जाते हैं। नमस्कार। ओ चल मतवारी चंचल नारी, पिया के दरस को सब कुछ हारी। चले मतवारी चंचल नारी, पिया के दरस को सब कुछ हारी। छैल छबीली रंग रंगीली साज सजीली नाच, नाच नाच के चौकन बन गई हुई बावरी आज। और छैल छबीली रंग रंगीली साज सजीली नाच, नाच नाच के चौकन बन गई हुई बावरी आज। लाओ रे लाओ रे